गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टडी करेंगे, इसके अपन ने 3 लेक्चर्स पहले ऑलरेडी ले लिए हैं। उसमें अब लेंगे केमिकल रिएक्शन विच कैन बी कैरिड आउट इन सॉल्वेंट्स। केमिकल रिएक्शंस विच कैन बी कैरिड आउट इन सॉल्वेंट्स, विलायकों में संपन्न की जा सकने वाली रासायनिक प्रक्रिया। मैं यहाँ पर अभी 3-4 रिएक्शंस के एग्जाम्पल लूँगी जो अपन तीनों सॉल्वेंट्स के वाटर, अमोनिया और SO2 के साथ इन रिएक्शनों को देखेंगे। और ये बहुत बेसिक इनका कंसेप्ट है कि जो रिएक्शन अपन ले रहे हैं उनका बेसिक क्या है और उसके बेस पर अपन आगे वाली रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। जैसे इसमें अपन ने ली, सबसे पहली रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, और वी कैन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वी कैन से सॉल्ट फॉर्मेशन। अम्ल क्षार अभिक्रियाएं अथवा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं अथवा लवणों का बनना। जैसा कि नाम बता रहा है कि इन अभिक्रियाओं में अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाते। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने आप की सारे सॉल्वेंट जो होते हैं वो स्वतः आयनीन होते हैं। जैसे पिछले टर्न पे अपन ने देखा था कि इनके आयनाइजेशन अच्छा होता है, वो स्वतः आयनन होते हैं और धनायन व ऋणायन बनाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखिए, H2O करके इसमें जैसे H2O है तो क्या आयन बना रहा है H3O प्लस OH आयन। इसी तरह से NH3 है, वो बना रहा है अमोनियम आयन और अमाइड आयन। HF बना रहा है H2F2 के साथ H2F प्लस और HF-2। SO2 और SO2 बना रहा है SO+2 और SO3-2। तो इसके ये धनायन और ये ऋणायन है। अम्ल क्षार के संदर्भ में कैडी एंड एल्सी ने बताया कि पदार्थ में विलायकों के धनायनों की सांद्रता बढ़ जाए तो वह अम्ल कहलाता है, जबकि विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाए तो वह क्षार कहलाता है। अब जैसे अपन ने वाटर सॉल्वेंट ही लिया है और HCl ले रहे हैं और NaOH ले रहे हैं, तो जब HCl के साथ हम देखते हैं तो H3O प्लस Cl है। इसमें क्या हुआ, HCl वाटर के साथ धनायनों की सांद्रता बढ़ गई, H3O प्लस बढ़ गया। और NaOH और H2 क्या करते हैं, तो Na प्लस OH आयन प्लस H2O, तो इसमें क्या है, OH आयन की बढ़ गई। तो जब धनायन की सांद्रता बढ़ गई तो वो अम्ल है, और जब ऋणायन की सांद्रता बढ़ गई तो वो क्षार है। इस तरह से हम सॉल्वेंट्स में ये चीज़ देख सकते हैं कि एसिड बेस क्या हो रहा है। और यदि आप दोनों को मिला दें, HCl NaOH को हम मिला देते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जब अपन H3 और OH आयन को मिला देंगे तो क्या होगा, H2 बन जाएगा, यानी धनायन व विलायक के ऋणायन मिल जाएंगे। तो इसमें जिसकी सांद्रता अधिक बढ़ती है उस अकॉर्डिंग हम उसको अम्ल और क्षार करते हैं। इसी प्रकार से हम विलायक के धनायन व ऋणायन को मिला देंगे तो विलायक के उदासीन अणु बन जाएंगे। इसी प्रकार द्रव अमोनिया में देखते हैं। अमोनियम में क्या है, NH4Cl प्लस KNH2। तो इसमें क्या बना, K प्लस Cl प्लस NH3। तो NH2 आयन्स बढ़ जाएंगे तो वो क्षार होगा, और जब यदि अमोनियम आयन बढ़ जाएंगे तो वह अम्ल होगा। तो ये अम्ल क्षार अभिक्रियाओं से आपको क्लियर हो गई होगी कि सॉल्वेंट में अम्ल क्षार अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। जब सॉल्वेंट में धनायनों की सांद्रता बढ़ जाए, सॉल्वेंट के धनायनों की सांद्रता बढ़ जाए तो वह अम्ल, और जब सॉल्वेंट के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाए तो वह क्षार कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम सॉल्वेशन रिएक्शन। सॉल्वेशन रिएक्शन क्या होती है? सॉल्वेशन एक विलय पदार्थ के कण यानी धनायन, ऋणायन अथवा उदासीन अणु जब विलायक के अणुओं के साथ संबंध हो जाए अथवा जुड़ जाए, इस क्रिया को सॉल्वेशन कहते हैं, और जो उत्पाद बनता है वो सॉल्वेट बनता है। क्लियर होना चाहिए कि जो अपन सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, जो विलय पदार्थ डाल रहे हैं अपन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए, वो सॉल्वेंट के साथ यदि एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो इस रिएक्शन को हम सॉल्वेशन कहते हैं। ये सॉल्वेशन जो रिएक्शन है ये किसी तरह से भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या अट्रैक्शन से जुड़ जाए, या कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। इस तरह से ये जुड़कर यदि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो जो दाता होता है वो लुईस बेस हो जाता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड हो जाता है। इसको अपन एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, BF3 को जब अमोनियम यानी विलय पदार्थ क्या है, BF3,
NH3 क्या है? सॉल्वेंट। जब इसको इसमें डिजोल्व किया तो क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड NH3BF3 को डोनेट कर रहा है, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपन क्या देख रहे हैं? NH3 डोनर है तो वो क्या हो गया? क्षार। और BF3 एक्सेप्टर है तो वो क्या हो गया? एसिड। तो इस तरह से इस सॉल्वेशन रिएक्शन के थ्रू अपन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे KI है, इसको सॉल्युबल किया अपन ने SO2 में, इसने बना लिया सॉल्वेंट, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया K+SO2O4I-, विलायक संघ का सॉल्वेंट बन गया। चूँकि SO2 ने इसको एक्सेप्ट किया तो वो लुईस एसिड हो गया, और इसने डोनेट किया KI ने तो ये क्षार हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जो कहलाती है वो सॉल्वेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद आते हैं कि वो व्हाट इज सॉल्वोलिसिस, विलायक अपघटन क्या होता है। इन अभिक्रियाओं में विलायक अणु दो भागों में अपघटित हो जाते हैं। उनका एक अथवा दोनों भाग विलय कणों के साथ जुड़ जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में विलायक के धनायन तथा ऋणायन में से किसी एक की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे विलायक के स्वतः आयनन की पुष्टि होती है। आप देखिए, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O हाइड्रोलिसिस क्या करा अपन ने? वाटर मॉलिक्यूल में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। अपन यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं। यदि कॉपर सल्फेट अपन डालते हैं तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? विलायक के जो H आयन है वो फ्री हो गए, यानी वो धनायनों की सांद्रता बढ़ गई। दूसरे केस में अपन यदि साइनाइड डालें तो साइनाइड क्या करेगा? HCN बना लेगा और OH फ्री कर देगा। तो वहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ गई। तो इस तरह से इस स्वतः आयनन की पुष्टि होती है कि विलायक में धनायनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है या विलायक के ऋणायनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से अपन अमोनोलिसिस लेते हैं। अमोनोलिसिस क्या कहलाता है? जिसमें कि सॉल्वेंट क्या है? अमोनिया। NH3 अमोनियम आयन बनाएगा, स्वतः अपने अपघटित होगा तो, और अमाइड आयन बनाएगा। जब अपन SiCl4 डाल रहे हैं तो अमोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जैसा रिएक्शन में शो हो रहा है। और हाइड्राइड आयन डालते हैं NH3 के साथ तो NH2 आयन्स यानी ऋणायनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो ये ऐसी रिएक्शन कहलाती है सॉल्विसिस रिएक्शन, जिसमें कि उस कॉम्प्लेक्स के साथ, सॉल्वेंट के साथ करके ये धनायनों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं या ऋणायनों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शनों में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कि दो विलयनों को अपन परस्पर मिलाते हैं और इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, और आयन एक्सचेंज होने के कारण एक पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, और जो पदार्थ अवक्षेपित होता है वो विलायक के उत्पाद या पदार्थों की विलेयता पर निर्भर करता है। पदार्थों की विलेयता उनके आयनों की विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। सिल्वर नाइट्रेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षय मिलता है, जबकि द्रव अमोनिया में सिल्वर क्लोराइड तथा बेरियम नाइट्रेट के विलयन को मिलाने पर बेरियम क्लोराइड मिलता है। यानी अपन यहाँ देख रहे हैं AgNO3 प्लस BaCl2 मिलाया तो AgCl और BnO3 यानी AgCl का हमें प्रेसिपिटेट मिल गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि सॉल्वेंट को मिलाने पर सॉल्वेंट जो है जल और द्रव अमोनिया, उनके प्रेजेंस में हमें प्रेसिपिटेशन मिल जाता है, ऐसी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद आते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है? इसमें जो सॉल्वेंट है वो किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या सॉल्वेंट दोनों तरह की रिएक्शंस कर सकता है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। हम जैसे वाटर को लेते हैं, ये सामान्यतः विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन विलायक स्वयं ऑक्सीकृत होता है या अपचयित होता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे जल का आसानी से अपचयन हो जाता है, अतः वे अपचायक पदार्थ जिनके इलेक्ट्रोड विभव के मान इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, उनका उपयोग जलीय माध्यम में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, जबकि जलीय माध्यम में तीव्र ऑक्सीकारकों के उपयोग में कोई बाधा नहीं आती। यानी इसका अपन इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर आते हैं उनको जलीय माध्यम अपन यूज़ नहीं कर सकते, पर बाकी जो ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं उसमें कर सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है अमोनिया। अमोनिया ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील है, पर ये द्रव अमोनिया में तीव्र ऑक्सीकरण का उपयोग नहीं कर सकते, इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। जबकि SO2 एक ऐसा विलायक है जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं में उदासीन है।
अतः रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए यह एक उत्तम माध्यम है। SO2 एक ऐसा माध्यम है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करा सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी करा सकते हैं, जबकि वाटर के केस में ये ऑक्सीडाइजिंग तो करता है, के उपयोग में कोई बाधा नहीं आती, पर रिड्यूसिंग में आती है। और उसी तरह से अमोनिया जो है वो रिड्यूसिंग में करता है और ऑक्सीकारक में इसका उपयोग, तो अमोनिया में 3 ऑक्सीकारकों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये जो चारों रिएक्शन है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि एसिड बेस रिएक्शन हर सॉल्वेंट के अपन पर्टिकुलर भी पढ़ेंगे अभी, पर इसमें अपन ऑक्सीडेशन, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्वेशन रिएक्शन, सॉल्वेसिस क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सब सॉल्वेंट के साथ आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। पहले तो व्हाट इज़ ये रिएक्शंस क्या होती हैं ये पूछा जाता है, और उसके बाद इन रिएक्शनों का किस तरह से करना है, क्या इसका मेथड है, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हर रिएक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट है कि इसमें एसिड बेस रिएक्शन में तो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिक फॉर्मेशन हो रहा है। सॉल्वेशन रिएक्शन में देखा अपन ने कि वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सॉल्वेसिस रिएक्शन में अपन ने देखा कि वो सॉल्वेंट डिस्प्यूट हो जाता है और उसके आयन के साथ मेटल आयन जो है अपना एक सॉल्वेटेड प्रोडक्ट बना लेता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अपन ने देखा कि प्रेसिपिटेट आता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखा कि किस तरह से अपन सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अपन सब रिएक्शन को देखते हुए इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे। अपन नेक्स्ट टर्न पे अपन लेंगे कि अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, उसमें अमोनिया किस तरह से सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो रहा है और उसकी फिर रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, ये ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे। थैंक यू।